हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकड़ालिया। आई होप आप सब लोग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर CUET PG के टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लास्ट टेक्निक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले की जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, जो कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, हमारे सिलेबस में थी, वो हम लोग कर चुके हैं। वो सब आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडाइस पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन हमारा CSIR में भी आ सकता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। NMR का प्रिंसिपल हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप दो चीज बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए कि यहाँ पर हम कौन सी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी। किसका? रेडियो फ्रीक्वेंसी का। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम सैंपल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सैंपल है, जिसको अभी हमें एनालिसिस करना है, उसको हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में क्या करते हैं, हम इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं, जिससे कि इसके मोलिक्यूल के न्यूक्लियाई का जो स्पिन है वो रेजोनेंस शो करने लग जाए। रेजोनेंस शो करने के बाद में जैसे ही हम रेडिएशन हटाते हैं, वो रेजोनेंस को छोड़ करके अपने एक बेस लेवल पे आना स्टार्ट करता है। तो जब वो बेस लेवल पे आता है, तो वो उतनी ही एनर्जी को, उतने ही स्पेक्ट्रम को एमिट करता है, उतनी एनर्जी को एमिट करता है जितनी की एनर्जी लेकर के वो रेजोनेंस शो करने गया था। तो जितनी भी एनर्जी को वो एमिट करता है, उस एनर्जी को हम, उस स्पेक्ट्रम को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड, और उसके थ्रू हम फिर अपना एनालिसिस करते हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको प्रिंसिपल को समझा देती हूँ थोड़ा सा और डिटेल। देखो, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो जितने भी एटम्स चार्ज्ड होते हैं, कैसे चार्ज्ड, जिनके ऊपर चार्ज है और स्पिन शो कर रहे हैं, स्पिन शो कर रहे हैं, ऐसे सारे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? NMR एक्टिव मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कैसे होता है, देखो हमारे पास ये पहले से एक मैग्नेट्स रखी हुई है। ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मोलिक्यूल्स के स्पिन है, मोलिक्यूल में क्या है? स्पिन। कौन सा स्पिन? एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच में एक गैप है, बाहर से इनको मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ठीक है, इनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, जिससे कि क्या होगा, इनके बीच का जो ये गैप है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हम करेंगे, हम यहाँ पे एनर्जी देंगे, जिससे कि इनका जो गैप है वो बढ़ जाएगा। अब गैप बढ़ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे। अब ये रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके ये वाला जो हमारा स्पिन है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस स्पिन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बेस वाला स्पिन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस स्पिन के पास पहुंच जाएगा और यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करने के बाद में जैसे ही हम इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी को हटा लेंगे, हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हटा लेंगे, तो ये जो स्पिन है ये फिर से अपने बेस लेवल पे आएगा। तो जब ये बेस लेवल पे आएगा ना, ये उतनी ही एनर्जी को एमिट करेगा जितनी एनर्जी इसने यहाँ हाई एनर्जी लेवल पर जाने के लिए की थी। तो जब वो उस एनर्जी को एमिट करता है, उसको हम हमारे रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हमारे उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल हमारे NMR का है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। क्या होता है कि हम हमारे सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमारे सैंपल के जो एटम है, उनके जो न्यूक्लियाई है, उनके अंदर प्लस और माइनस स्पिन होते हैं। तो उनके न्यूक्लियाई के जो स्पिन्स होते हैं, उनके बीच का हम पहले गैप बढ़ा देते हैं बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देके। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने से क्या होता है, इनके स्पिन के बीच का गैप बढ़ जाता है। स्पिन के बीच का गैप बढ़ जाने के बाद में हम इसके स्पिन के बीच का गैप हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जो बेस वाला स्पिन है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा और यहाँ पर जाकर के रेजोनेंस शो करेगा। इसके साथ में प्लस वाले के साथ में ये रेजोनेंस शो करेगा, ये वाला स्पिन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से रेडिएशन को हटा लेंगे, तो जितनी रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया था, उतनी ही एग्जैक्ट रेडिएशन को
ये एमिट करके अपने बेस लेवल पे आने की कोशिश करता है, ये वाला स्पिन, ठीक है। तो जब ये बेस लेवल पे आता है तो ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, तभी तो वो बेस लेवल पे आएगा। पहले तो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया था एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके, अब उस एनर्जी को एमिट करके बेस लेवल पे आता है। तो जब जितनी एनर्जी को ये एमिट करता है उसको हम हमारे रिकॉर्डर के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा फिर हम उसका आइडेंटिफिकेशन और जो भी हमें एनालिसिस करना होता है, जिस भी पर्पज के लिए हमने NMR स्टार्ट किया था, हम वो पर्पज हमारा पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आराम से समझ में आ गया। अब हमारे एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि भाई NMR एक्टिव एटम्स कौन कौन से हैं। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हम यूज करते हैं वो मेन दो है, एक तो हाइड्रोजन यानी कि 1H यानी कि प्रोटॉन, एक 13C कार्बन 13, ठीक है। नाइट्रोजन 15 और फ्लोरीन 19 का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है एक तो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस करने में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स निकालने में, ठीक है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है NMR के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में। NMR का प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में हमको अपना सैंपल रखना है, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना है, मैग्नेटिक फील्ड लेकर के इसके जो स्पिन्स है, स्पिन्स के बीच में गैप आ जाएगा, उस गैप को फिल करने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी उस गैप को खत्म कर देगा। खत्म करने के बाद में बेस से जो स्पिन हाई एनर्जी पे गए थे वो फिर से अपनी लो एनर्जी पे आ जाएंगे। जब वो लो एनर्जी पे आएंगे तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है बिल्कुल NMR टेक्निक, ठीक है। और कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारे NMR एक्टिव होते हैं वो भी मैंने करा दिया, इसमें से ये दो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडाइस है हमारे काम के लिए, और ये CSIR नेट में आ सकता है अच्छे तरीके से, और एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत इजीली इसको पूछा जा सकता है। क्या कि अगर हमारे पास कोई सपोज ये प्रोटीन, ठीक है ना, किसी भी एक प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हम अभी तक निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी प्रोटीन आ जाए जिसमें कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है तो कैसे करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास इंडाइस है। देखो सपोज ये हमारे पास प्रोटीन है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिप्टोफैन दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी ट्रिप्टोफैन है, 3। फिर टायरोसिन, ये टायरोसिन है 2, और हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है 1, ठीक है। चलो अब हम हमारे टोटल मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट को निकालते हैं। तो टोटल मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा, E टोटल इज इक्वल टू N ट्रिप्टोफैन इनटू E ट्रिप्टोफैन। N मींस नंबर ऑफ ट्रिप्टोफैन, कितने ट्रिप्टोफैन कितने हैं यहाँ पर। इस प्रोटीन में 3 ट्रिप्टोफैन है, तीन अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू E, यानी कि मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमको दे के रखी है पहले से, ये हमेशा दे के रखेंगे क्योंकि हर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस पे मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा हर स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 280 पर ट्रिप्टोफैन की कितनी है, 5500 प्लस, अब टायरोसिन की आ जाएगी N, टायरोसिन कितने हैं 1 2 2 इंटू हमारा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कितना है 1490। हम ये पहला वाला केस कर रहे हैं पहले फोल्डेड प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्लस अब हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 125, ठीक है। ये इंडाइस हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू फोल्डेड प्रोटीन के लिए। अब हम करते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन के लिए, ठीक है। अनफोल्डेड प्रोटीन के लिए, अनफोल्डेड प्रोटीन अनफोल्डेड प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगा, देखो अमाइनो एसिड तो सेम ही है, हमारे नंबर तो सेम रहेंगे, 3 इंटू यहाँ पर ट्रिप्टोफैन की ई की वैल्यू बड़ी अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी 56900, ठीक है। प्लस 2 इंटू 121280 प्लस 1, और ये एस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 120। इससे जो भी सॉल्व होकर हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी ई टोटल होगी। ई टोटल आ जाने के बाद में हम सिंपल हमारा जो एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता था ना, क्या होता था एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला, ये था हमारा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पर टोटल लिख देंगे, जब हमारे पास प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, टोटल इंटू सी इंटू एल, कंसंट्रेशन लेंथ जितने में भी वो पावर, ठीक है। इस तरीके से हम एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मोर देन 1 अमीनो एसिड्स है,
ठीक है, तो ये इंडेक्स भी अच्छे तरीके से लर्न हो गया। आई होप आज के लेक्चर में जितना भी हमने किया है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के बारे में वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी क्वेरी को, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।